नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस पे। आज हम यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे गए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पिछले 6 साल के सवाल डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सॉरी, 6 नहीं 7 साल यानी 2019 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के सवाल पूछे गए हैं पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर, उसको आज हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम बैकवर्ड चलेंगे। बैकवर्ड का मतलब है कि 2025 से पीछे की तरफ चलेंगे और 2025, 24, 23, 22, 21, 20 और 19 के यूपी पीसीएस के पेपर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, पेशेंटली मेरी बातों को सुनिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से कई बार हम पूरा का पूरा नेक्स्ट टाइम का पेपर उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप देखिएगा कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी थीम्स बार बार रिपीट हुई है और जिनकी वजह से हमें क्वेश्चंस आंसर करने में मदद मिली है। 2025 का पहला सवाल, with reference to the creation of new all India service, which of the following statements is or are correct? भारत में यदि कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो उसके संदर्भ में इन दो स्टेटमेंट्स में से आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। और दूसरी स्टेटमेंट है, द रेजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। अगर हम इसकी बात करते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर सवाल में हमसे दो स्टेटमेंट पूछी गई हैं। आप इसको कैसे हैंडल करते हो, ये जो सेशन है उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। आप एक काम करो, आप पॉज कर दो स्क्रीन और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करो। इससे एक्टिव लर्निंग होती है, इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। सक्रिय तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ही दिमाग में चीजें जाती हैं। यदि आप सक्रिय तरीके से एक्टिवली एंगेज नहीं करते हैं कंटेंट के साथ, मटेरियल के साथ, पढ़ते हो, सिर्फ सुनते रहते हो प्रवचन की तरह, तो आपको चीजें याद नहीं होगी। इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि आप इस पर्टिकुलर कंटेंट को एक्टिवली पढ़ें। पॉज करें स्क्रीन और आंसर करने की कोशिश करें। पहली स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ, पहली स्टेटमेंट आर्टिकल 312 को बताती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के, जहां राज्यसभा के पास यह पावर होती है कि यदि वो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जितने लोग राज्यसभा में प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं उनमें से 2/3 मेजॉरिटी अगर हासिल कर ले तो ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाता है जिसके बाद एक नई ऑल इंडिया सर्विस तैयार की जा सकती है। ऑल इंडिया सर्विस की बात करें तो भारत में फिलहाल 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, जो है आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक और ऑल इंडिया सर्विस बनाने की बात या प्रस्ताव रखा गया था और 1976 में, और उस वक्त राज्यसभा ने ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने का प्रस्ताव रखा था, प्रपोजल रखा था, ऑल्दो वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि आर्टिकल 312 हमें कहता है, और दूसरी स्टेटमेंट में जो मेजॉरिटी की बात की गई है, वो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में नहीं है, गलत है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, नो, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बिल्कुल फैक्चुअल सवाल, आपसे 4 स्टेट्स बताए गए हैं और आपको कहा गया है कि राज्यसभा में इन स्टेट्स की कितनी सीटें हैं, आप इसे मिलाइए। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वी ट्राई टू अप्लाई सम लॉजिक अप्लाई करते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट नहीं पता है लेकिन पॉपुलेशन पता है, जनसंख्या पता है, एक रफ आइडिया है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन इनमें से ज्यादा है, फिर कम और फिर उससे कम, तो शायद हम अंदाजन बता सकते हैं। जैसे अगर हम बिहार को देखेंगे तो बिहार वैसे भी सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन के आधार पे, तो बिहार में तो यू विल से कि देयर विल बी, सॉरी, थर्ड नंबर पे आता है, तो बिहार में देयर विल बी कंपेरेबल नंबर ऑफ सीट्स टू महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ए बी सी डी, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 3-4-1-2, ए बी सी डी 3-4-1-2, यानी ए जो महाराष्ट्र है उसमें 19 सीटें हैं, बी जो कर्नाटक है उसमें 12 सीटें हैं, सी जो बिहार है उसमें 16 सीटें हैं, एंड तमिलनाडु के अंदर 18 सीटें। ठीक है, और क्योंकि ये पॉपुलेशन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड किया गया है, उस पॉपुलेशन के आधार पे ये सीटों का बंटवारा हुआ है। राज्यसभा हो या लोकसभा, सीटों का एलोकेशन पॉपुलेशन के आधार पे ही किया जाता है। अब सबसे ज्यादा सीट्स किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद तमिलनाडु की, वेस्ट बंगाल और बिहार की सीटें बराबर है, 16-16 सीटें हैं, 16-16 सीट्स हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडियन, अच्छा एक और चीज, ये जो सीटों का बंटवारा है ये कहां पे दिखता है, कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही 4th शेड्यूल के अंदर, हमारे संविधान के 4थे शेड्यूल के अंदर ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सब्जेक्ट्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपसे पेयरिंग पूछी गई है और यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पेयरिंग गलत मैच की हुई है, मतलब कौन से पार्ट में क्या है। संविधान के पार्ट्स बने हुए हैं, 25 पार्ट्स हैं, उनमें से कौन से पार्ट्स में क्या है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज है, यह बिल्कुल सही है। 6 के अंदर स्टेट्स के बारे में लिखा गया है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में पार्ट 11 में नहीं बल्कि पार्ट 9B में लिखा गया है। इसका मतलब है कि इनकरेक्ट सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट है, इसका मतलब है आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। इस तरीके के फैक्चुअल सवाल यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। आदि कर्मयोगी का बीटा वर्जन, आदि कर्मयोगी का बीटा वर्जन, ये जो इनिशिएटिव है ये कौन से मंत्रालय ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? आदि कर्मयोगी का बीटा, बीटा मतलब टेस्टिंग वर्जन, कौन से मंत्रालय ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? सही जवाब है इसका सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी बी इसका सही जवाब है। आदि कर्मयोगी बीटा वर्जन एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका काम है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की एफिशिएंसी को बढ़ाना और सर्विस डिलीवरी करना। इसका फोकस यह है कि जो ऑलरेडी चल रही वेलफेयर स्कीम्स है ट्राइबल्स के लिए, उनको डिजिटली एम्पावर करना या डिजिटली उनको अप्लाई करना। बाकी मंत्रालय इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्युनिसिपैलिटी के बारे में आपने बताना है कि इन दो में से कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं और वो कौन सी। पहला, द एलिजिबल एज टू बी अ मेंबर ऑफ अ म्युनिसिपैलिटी इज 24 ईयर्स। किसी भी नगर प्रशासन या नगर पंचायत या नगर निगम का मेंबर बनने के लिए क्या 25 साल की उम्र एलिजिबल है? नहीं। हमारा संविधान कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप 21 ईयर्स के होने चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 243 में लिखा हुआ है। दूसरा, 1/3 of total number of seats to be filled by direct election in the municipality is reserved for women। ये बिल्कुल सही है। हमारी म्यूनिसिपैलिटी में जो चुनाव है, उस चुनाव के द्वारा जो इलेक्ट हो रहे काउंसलर्स हैं, उनमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। इसका मतलब है सी इज द करेक्ट आंसर। आप अगर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन दो प्रोग्राम्स के जरिए अपनी तैयारी को एनहेंस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने इससे पहले कभी भी किसी जीएस जीके वाले एग्जाम की तैयारी नहीं की है, तो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा। वो बेस्ट इसलिए क्योंकि यहां पे आपको यूपीएससी लेवल की पढ़ाई भी करवाई जाएगी, जो कि जरूरी है। मेंस लिखना है, 6 पेपर मेंस के निकालने। इसके अलावा आपको इसमें टेस्ट्स भी मिलेंगे। यूपी जीके तो कवर होगी ही, लेकिन अगर आप जल्दी से प्रीलिम्स के लिए सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं, मेंस को छोड़ के, मेंस को हटा के, तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए यूपीपीएससी का हमारा जीएस क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या हमें मेल लिख सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यूपीपीसीएस की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हम करवा रहे हैं इस बार। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में अगला सवाल, विद रेफरेंस टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा को जमा कराता है। दूसरा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में राज्यसभा से 15 मेंबर्स होते हैं। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की उन 3 फाइनेंशियल कमिटीज में से एक है जो कि पार्लियामेंट की के प्रति जो सरकार की, एग्जीक्यूटिव की फाइनेंसेस हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखता है, उसकी जवाबदेही रखता है। ये पहली बार 1921 में बनाई गई थी। ये कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, 7 मेंबर होते हैं राज्यसभा से, जिस वजह से आपकी दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली वो नॉमिनेट होके आते हैं स्पीकर के द्वारा या चेयरमैन के द्वारा। तो राज्यसभा के मेंबर्स चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, पर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं, यानी पूरी लोकसभा के अंदर जितनी मेंबरशिप किसी पार्टी की होगी इन परसेंटेज, उतने ही परसेंटेज मेंबर उसके इस कमेटी में भी होंगे। मान लो बीजेपी के 80% मेंबर्स हैं लोकसभा में, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ये सच्चाई नहीं है। 80% मेंबर है तो इसका मतलब है 15 में से 80% यानी कि 12 मेंबर इस कमेटी में बीजेपी के होंगे। ऐसा होगा, इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरपर्सन ऑपोजिशन पार्टी का कोई नेता होता है, लीडर होता है, एमपी होता है।
इसका काम होता है कि पार्लियामेंट को यह बताए कि जो फंड्स हमने बजट के अंदर एलोकेट किए थे क्या वो सही तरीके से इस्तेमाल हुए या नहीं। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दफ्तर से जो ऑडिट रिपोर्ट आती है उसके आधार पर ही अपनी ऑब्जर्वेशंस बनाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, रीजन और असर्शन यानी एक स्टेटमेंट और उसका कारण और उनके बीच में क्या रिलेशन है। ये बड़ा ही विचित्र प्रकार का सवाल होता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देके हमें इसको करना पड़ता है। असर्शन ये है कि भारत में PIL इज एसेंशियल फॉर रूल ऑफ लॉ। भारत में रूल ऑफ लॉ चलाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एसेंशियल है, ऐसी स्टेटमेंट सही लग रही है। लेकिन रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग दी गई है कि PIL प्रोवाइड्स इफेक्टिव एक्सेस ऑफ जस्टिस टू सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। जी हां, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है डी, वेयर बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुरुआत हुई लेट 1970s में, जहां यह कहा गया कि किसी भी मेजर सोशल इकोनॉमिक इशू को या किसी भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इशू को कोई थर्ड पार्टी भी कोर्ट के पास लेके आ सकता है, अदालत के पास लेके आ सकता है, जिसे पब्लिक इंटरेस्ट में अदालत सुनेगी। इसी को PIL कहते हैं। PIL इस वजह से रूल ऑफ लॉ के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स में इक्वालिटी बिफोर लॉ एक प्रिंसिपल है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो ये कहता है कि कानून को सबको बराबर मिलना चाहिए और एक्सेस भी बराबर मिलना चाहिए। लेकिन अगर मार्जिनलाइज सेक्शंस के पास एक्सेस नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, लीगल एड नहीं है, तो उसमें PIL उनकी मदद करता है, जिस वजह से हमारा डी इज द आंसर। अगला सवाल भी असर्शन रीजन का है। पहला असर्शन, इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। बिल्कुल साफ सीधी सादी सिंपल स्पष्ट सी बात है कि हां ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हम भारत के सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं? रीजन कि भारत में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे यहां दोनों लेवल पे काम करती है, यूनियन लेवल पे भी काम करती है, स्टेट लेवल पे भी काम करती है। इसके क्या फीचर्स हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि सरकार की नीतियों के लिए, पॉलिसीज के लिए, लॉज के लिए सरकार के सभी मंत्री एक तौर पे, एक तरीके से पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। इसको आप देख सकते हो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, इस तरीके से पूरी की पूरी जो सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, उनको एक साथ रिजाइन करना पड़ता है। अब अगला सवाल है कि भारत में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में कौन से शब्द ऐड किए गए? बहुत ही बेसिक साधारण सवाल है जो आप पढ़ते हो लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। आपने ध्यान रखना है कि 3 शब्द ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट ऐड किया गया था, सेक्युलर ऐड किया गया था और इंटेग्रिटी ये शब्द ऐड किया गया था भारत के प्रीएम्बल में जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो अब सोशलिस्ट, सेकुलर, सॉवरेन, रिपब्लिक, इनमें से कौन से शब्द ऐड किए गए हैं? सोशलिस्ट और सेकुलर, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, आपको लोकसभा के इन स्पीकर्स को उनकी लोकसभा से मैच करना है, यानी कौन सी लोकसभा के वो स्पीकर थे। देखो सबसे आसान, इसमें डी को 1 से मैच करना है, लेकिन ये भी शातिर है, ये भी शाणे हैं, इनको पता है कि हमने 1 1 1 ऐसे कर दिया, तो अब मैच करना मुश्किल है ना, इतना भी आसान नहीं। दूसरा आपको बोला गया कि 14th लोकसभा के लिए मैच करके दिखाओ। 14th लोकसभा के लिए यू विल मैच विद सोमनाथ चैटर्जी। 14th लोकसभा के लिए 2004 से लेकर 9 के बीच में सोमनाथ चैटर्जी। उससे पहले 12th लोकसभा की बात करें, तो 12th लोकसभा में जो चेयरपर्सन थे, स्पीकर थे, वो थे GMC बालयोगी। और उससे पहले 11th लोकसभा के जो स्पीकर थे वो थे PA सांगमा। वो कौन थे? PA सांगमा। तो 1996 से 1998, GMC बालयोगी 1998, सोमनाथ चैटर्जी 2004 से 9 और ओम बिरला जी 2019 से, यानी 17th और 18th में वो स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है हमारे संविधान में। संविधान के आर्टिकल 93 में स्पीकर के बारे में बताया जाता है। स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स के बीच में से ही चुने जाते हैं और सिंपल मेजॉरिटी से उनको चुन लिया जाता है। उनका ऑफिस का टर्म तब तक चलता है जब तक लोकसभा की टर्म चलती है। इनफैक्ट जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद भी स्पीकर अपनी पोस्ट पे रहते हैं, जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती है।
स्पीकर बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के अलावा कोई और क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, और स्पीकर बनने के बाद आप कोई एडिशनल ओथ, एडिशनल शपथ ये सब नहीं लेते हो। स्पीकर को यदि आपने हटाना है लोकसभा के खत्म होने से पहले, तो आपको एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा लोकसभा के अंदर। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि टोटल सीट्स जो आपकी लोकसभा में है उसमें से आप वेकेंट सीट्स माइनस कर दो। वेकेंट सीट्स का मतलब है कि जिन सीट्स पे कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठा नहीं, रिजाइन कर दिया है या डेथ हो गई है, किसी भी कारण से डिस्क्वालीफाई हो गया है, उन सीटों को माइनस कर दिया जाए, उसकी मेजॉरिटी निकाली जाए, उसको इफेक्टिव मेजॉरिटी कहा जाता है। चलिए, फजल अली कमीशन, होपफुली आपने जब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा हो तो फजल अली कमीशन का नाम उसके अंदर आता है। उसमें 3 मेंबर्स थे। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन, जो 4 में से कौन ऐसे मेंबर्स थे जो फजल अली कमीशन में मेंबर थे। 2 मेंबर हैं, 2 मेंबर नहीं है। एक है के.एम. पनिकर और दूसरे हैं एच.एन. कुंजरू। एक है के.एम. पनिकर और दूसरे हैं एच.एन. कुंजरू। तीसरे मेंबर कौन है, थर्ड मेंबर कौन है फजल अली कमीशन के? थर्ड मेंबर कौन है फजल अली कमीशन के? अरे जस्टिस फजल अली ही है मेंबर। नाम से ही पता लग रहा है कि फजल अली के नाम पे कमीशन है, तो कम से कम वो मेंबर यानी कि चेयरमैन तो जरूर होंगे। इसका काम यह था कि स्टेट्स को, राज्यों को भाषा के आधार पे या प्रशासन के आधार पे, भाषा के आधार पे या प्रशासनिक सहूलियत के आधार पे क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ऐसा कहा गया कि लैंग्वेज शुड नॉट बी द प्राइमरी क्राइटेरिया, ठीक है, बट लैंग्वेज कैन बी द क्राइटेरिया। लैंग्वेज हो सकता है एक क्राइटेरिया, लेकिन लैंग्वेज कांट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर प्रोवाइडिंग स्टेटहुड, ऐसा इस पर्टिकुलर कमीशन ने कहा। इस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी पास किया गया, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया गया, और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स यहां से डेवलप होते हैं। बट ये फाइनल स्टेज नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र से गुजरात निकलेगा, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी अभी। बट देयर इज द बिगिनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फजल अली कमीशन। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि आपको इन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। किन्हें? इन पर्टिकुलर चीजों को, अमृत, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, जे.एन. नुर्म जल जीवन मिशन और नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी। इसमें मुश्किल देने वाली 4th ऑप्शन ज्यादा है ना। 4th ऑप्शन विल बी प्रॉब्लमैटिक बिकॉज ये मुश्किल है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन यानी जे.एन. नुर्म, जिनके नाम पे आप कहीं बसें भी देखते हो चलते हुए शहरों में, अभी भी कुछ बची हुई हैं, वो दिसंबर 2005 में लॉन्च किया गया था शहरों को नवीनीकरण और विकास करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, ये 2007 में आई थी। अमृत स्कीम 2015 में आई थी और जल जीवन मिशन 2019 में आया था। तो इस सीक्वेंस ऑर्डर के हिसाब से इस सवाल का जवाब है 2413। अगला सवाल, आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन कमिटियों के कौन कौन चेयरपर्सन थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी और फंडामेंटल राइट सब कमिटी। ये उनको भी पता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी तो सब जानते हैं, ड्राफ्टिंग कमिटी तो सब जानते हैं, इसलिए सभी ऑप्शंस में उन्होंने 3 तो एक ही रखा है, इसलिए ये चालाकी आप यहां नहीं लगा सकते। आपको यह समझना होगा कि सबसे पहले तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास होगी, क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर क्या होंगे क्या नहीं होंगे इसे लॉजिक लगाया जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि बी का इसमें जोड़ ए के साथ 1 के साथ मिलेगा, सी का जोड़ इसमें 3 के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे 2 ऑप्शन है, ये या ये। फिर उसके बाद आप आओगे नेक्स्ट, दैट इज ए के पास, ए का जोड़ यानी यूनियन डी का जोड़ फंडामेंटल राइट सब कमिटी आएगी आपके जेबी आचार्य, जेबी कृपलानी के पास, और ये मैंने अपने कोर्स में भी पढ़ाया हुआ है। बहुत ही स्टैंडर्ड सिंपल आंसर है इसका, दैट इज द आंसर इज सी 4132 4132। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी इज विद नेहरू जी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी वाज विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमिटी उसने खुद ही बता दिया, और फंडामेंटल राइट सब कमिटी वाज विद आचार्य कृपलानी जी, ठीक है। और भी बहुत सारी कमिटियां बनी थी। ड्राफ्टिंग कमिटी तो हमें पता है, लेकिन एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स की जो मेन कमेटी थी उसके चेयरपर्सन सरदार पटेल थे। माइनॉरिटीज की सब कमेटी के चेयरपर्सन एच.सी. मुखर्जी थे। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज की कमेटी के चेयरपर्सन गोपीनाथ बोरदोलाई थे। तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़िएगा यहां से, ठीक है। इसके बाद आपसे एक और स्कीम्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया। अब इसका मतलब अंदेशा ले लीजिए, टेक अ हिंट, कि यहां पे आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बार बार पूछा जाएगा चीजों का, स्कीम्स का भी पूछा जाएगा। तो स्कीम्स का क्रोनोलॉजिकल यहां पे सही है 3, 4, 2 and 1।
इसका मतलब सबसे पहले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 78-79 में। यह भारत की सबसे पहली एंटी पॉवर्टी स्कीम्स में से एक था। इसका पर्पस था कि बैंक क्रेडिट और गवर्नमेंट सब्सिडी की मदद से गरीबों को कुछ उनकी इनकम को इजाफा मिले, इंक्रीज मिले। उसके बाद 1980 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया और यह चाहता था कि रूरल अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों के लिए यह कुछ कम्युनिटी एसेट्स बनवा के जॉब्स क्रिएट करे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ये स्कीम IRDP के अंडर ही आती थी। अब आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट स्कीम नहीं है, पता नहीं यूपीपीसीएस क्यों पूछता है, लेकिन पूछता रहता है क्योंकि पुरानी स्कीम है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, अब तो 2000 में सर्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, फिर उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये सब भी आ चुके हैं, जिसके बारे में आप करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ें। Next question, with reference to पंचायती राज institutions in India, which of the following statements is or are correct? भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहला कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 5 साल का टेन्योर होगा। दूसरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में से जो सीटें रिजर्व्ड है उनमें से 1/4 विमेन के लिए रिजर्व होंगी, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का होगी। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। 1/4 क्यों रिजर्व होंगी जब 1/3 रिजर्व हो रही है? ये पहले भी हमने एक क्वेश्चन में देखा। तो आंसर इज डी, ओनली 1। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट की भारत में? भारत में फाइनेंशियल कमेटी कौन सी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जी हां। एस्टिमेट्स कमेटी, जी हां। कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जी हां। दैट मींस ऑल 1, 2 एंड 3 आर फाइनेंशियल कमेटीज। इसका सही जवाब है बी। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अभी हमने कुछ देर पहले देखा। इसके अलावा दूसरी फाइनेंशियल कमेटी है एस्टिमेट्स कमेटी, जिसका पर्पस यह है कि जितने भी मंत्रालय, जितने भी मिनिस्ट्रीज के एस्टिमेट्स हैं उसको ये एग्जामिन करता है, एफिशिएंसी और इकोनॉमी को बढ़ाने के प्रस्ताव देता है, सुझाव देता है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स भी एक कमेटी है और वो भी PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर जो CAG की रिपोर्टें होती हैं उसको एग्जामिन करता है। असर्शन और रीजन का सवाल। असर्शन है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन involves political, economic, social, cultural, psychological dimensions and interrelation between them. इसी वजह से National Integration Council was constituted in 1961 on the principle of unity and diversity. ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही। आपने दोनों स्टेटमेंट के सही या गलत होने इसको तो असेस करना ही है, लेकिन साथ में यह भी बताना है कि जो दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट लिखी गई है, क्या वो पहले नंबर को, दूसरे नंबर पे जो स्टेटमेंट लिखी गई है, क्या वो पहले नंबर को एक्सप्लेन करती भी है या नहीं करती? तो इसका जवाब है नहीं जी, ऐसा नहीं है, ये एक्सप्लेन करती नहीं है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये याद रखिएगा, इसका आंसर है। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि यूपीपीएससी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, यदि प्री प्लस मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, यदि सिर्फ प्री की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि प्रीलिम्स पे जोड़ लगाते हैं पहले, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग बट इट इज नॉट एंटायरली करेक्ट। खैर, विल हैव अ लॉन्गर डिस्कशन, इस पे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप यदि प्री के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो हमारे क्रैश कोर्स के अंदर आ सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 8वें शेड्यूल में, संविधान के 8th शेड्यूल में इनमें से कौन सी भाषाएं नहीं है? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल है, उस 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन 8 लैंग्वेजेस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई। कौन से? 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट से 3 लेवल पे अलग अलग भाषाएं ऐड की गई है, अलग अलग भाषाएं ऐड की गई है। फॉर एग्जांपल 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड की गई थी, है ना। 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये ऐड की गई थी, ठीक है। और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71st अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। इसका मतलब है कि आपको नॉट वाले में सिर्फ बोडो ही नजर आएगी, सॉरी सिर्फ भोजपुरी ही नजर आएगी। तो इनमें से कौन सी भाषाएं जो हैं वो नहीं है हमारे 8th शेड्यूल में? भोजपुरी इज नॉट देयर, नेपाली, डोगरी एंड बोडो आर देयर। नेपाली added by 71st amendment, डोगरी by 92nd amendment and बोडो also by 92nd amendment। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर आपने ये बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताएं कि प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं, इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या रहा है, मतलब सबसे पहले कौन रहे इनमें से और सबसे बाद में कौन रहे इनमें से। देखिए, नीलम संजीवा रेड्डी सबसे पहले इसमें आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे आर वेंकट रमन, फिर उसके बाद आएंगे KR नारायण और फिर उसके बाद आएंगे APJ अब्दुल कलाम। इसका मतलब इसका सही आंसर है A 1 4 2 3। नीलम संजीवा रेड्डी जी 1977 से लेकर 82 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे। वो सिर्फ एक लौते ऐसे व्यक्ति हैं जो आंध्र प्रदेश के CM भी रह चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
वेंकट रमना जी 8वें प्रेसिडेंट थे, वो फ्रीडम फाइटर रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे। के.आर. नारायण जी 10वें राष्ट्रपति थे और पहले दलित समाज को बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का ओहदा संभाला। इनको कई बार मोस्ट एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट का खिताब भी मिला। इसके अलावा आप के.आर. नारायण की पोजीशन देखेंगे तो वो एक डिप्लोमेट रह चुके थे, एम्बेसडर रह चुके थे यूएस और चाइना को भारत की तरफ से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, भारत के पीपल्स प्रेसिडेंट, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और इन्होंने 2002 से लेकर 7 के बीच में प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला। नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शेड्यूल्स के बारे में। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यदि आपको संविधान के 12 शेड्यूल पता है तो आपको पता होगा कि 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है, तो इसका मतलब ए का जोड़ होगा 3 के साथ। फिर 8th में लैंग्वेज है, अभी हमने पढ़ा, बी का जोड़ होगा 1 के साथ। 9th में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स और रेगुलेशंस है, तो इसका मतलब सी का जोड़ होगा 4 के साथ। और 10th शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन है, तो डी का जोड़ होगा 2 के साथ। इसका मतलब 3 1 4 2 हमारा सही सीक्वेंस है, आंसर है बी। अगला सवाल, स्वावलंबनी एक विमेन एंटरप्रेन्योर स्कीम है जो नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है। वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सिर्फ वो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो विमेन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप से मैच करना है, बहुत ही आसान। स्वावलंबनी में प्रमोटिंग विमेन लेड एंटरप्राइजेस के ऊपर काम होता है। स्किल इंडिया मिशन के अंदर ये आती हैं और ये स्किल ट्रेनिंग देना चाहती हैं नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल, रूरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की महिलाओं। अगला सवाल जो पूछा गया उसमें पूछा गया विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये बिल्कुल सही, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सादी स्टेटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट इज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये बिल्कुल गलत। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर नहीं है, वो बनते चेयरमैन इसलिए हैं क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसका मतलब सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में हुए इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में सवाल पूछा गया कि भारत में इलेक्शन रिफॉर्म्स को कंसिडर करें और उन्हें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो कई सवालों में यूपीपीसीएस पूछता है। तो अब फोटो आइडेंटिटी कार्ड आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आया, वीवीपैट आया और नोटा आया। अब इनमें से कौन सा पहले कौन सा बाद में आया? आंसर वेरी सिंपल है कि हमारा जो एपिक कार्ड है वो पहले आया, ईवीएम मशीन जो है उसके बाद में आई। ठीक है, तो एपिक कार्ड जो है 1993 1904 में, ईवीएम मशीन पूछा गया है, इंट्रोड्यूस तो बहुत पहले हुई थी 1989 में, लेकिन जब कंप्लीटली इसका इस्तेमाल 2004 में हो। 2004 वो पहले इलेक्शन थे, लोकसभा इलेक्शन, जिसमें पूरे कंट्री के अंदर ईवीएम को लागू किया गया था। नोटा नन ऑफ द अबव 2013 में आया और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार वीवीपैट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल का उपयोग किया। भारत पोल इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन के लिए एक बनाया गया पोर्टल है। ये किसने बनाया है? सिंपल सी बात है, भारत में इंटरपोल के साथ जो लियाजन है, यानी लियाजन का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन है, वो कौन करता है? सीबीआई करती है। तो इसीलिए सीबीआई ही ये पोर्टल बनाती है। भारत पोल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें इंटरनेशनल पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करती है, कम्युनिकेट करती है फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का प्रोग्राम नहीं है? एनईपी 2020 का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? उल्लास, दीक्षा और भारत निर्माण। सो उल्लास इज एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम। भारत में एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम जो है उसको उल्लास कहते हैं। दीक्षा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। दीक्षा क्या है? ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और भारत निर्माण प्रोग्राम तो कुछ और ही है भाई। भारत निर्माण प्रोग्राम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम है, इसलिए आपसे पूछा गया था नॉट इंक्लूडेड, तो आंसर इज बी, ओनली 3। इसके बाद आपसे डेज को मैच करने के लिए बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज और आर नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन से पेयर्स करेक्टली मैच नहीं है? नेशनल वोटर्स डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे और ह्यूमन राइट्स डे। अगर आप इसको सीधे सीधे देखो तो नॉट करेक्टली में तो दूसरे और तीसरे आते हैं। वोटर डे 25 जनवरी को होता है, कॉन्स्टिट्यूशन दिवस या संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को, जनवरी को नहीं, जनवरी को तो रिपब्लिक डे होता है। और ह्यूमन राइट्स डे होता है 10 दिसंबर को, जब यूएन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स साइन किया गया था। तो प्लीज ये डेट्स याद रखिएगा, दोबारा भी पूछ सकता है। एक और बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात होती है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनकी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, यदि पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो बहुत शुरुआत में 1952 में इनिशियल 5 ईयर प्लान के साथ ही लॉन्च किया गया था।
पहले प्लानिंग कमीशन इसको सुपरवाइज करता था, उसके बाद ये फूड मिनिस्ट्री के पास चला गया, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय के पास चला गया और इसमें जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू डेवलपमेंट करने के ऊपर काम किया। फिर ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1970, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1977 और ट्राइसेम 1979 के अंदर आया। अब नेक्स्ट सवाल है, विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। जॉइंट सिटिंग के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी। एक, आर्टिकल 109 में जॉइंट सिटिंग के बारे में लिखा गया, ये गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल के बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अ जॉइंट सिटिंग में बी कॉल्ड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान को अमेंड करने के लिए, जैसे अभी रिसेंटली कोशिश की डिलिमिटेशन के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान को अमेंड किया जाए, तो संविधान को अमेंड करने के लिए क्या जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? नहीं। आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, इनमें से तो कोई भाई साहब करेक्ट है नहीं, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, नीदर वन नॉर टू। अगला सवाल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड असर्शन रीजनिंग का सवाल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का के रिलेटेड आपको पहला असर्शन ये मिलता है दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल फंक्शंस इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। बिल्कुल सही बात। कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज टू डेवलप इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। बिल्कुल, और ये एक्सप्लेन भी करता है, इसका मतलब बिल्कुल सीधी सीधी बात। पार्ट 4 हमारे संविधान का डीपीएसपी से भरा हुआ है और उसके अंदर आपको सोशो इकोनॉमिक गोल्स मिलेंगे, जैसे लाइवलीहुड जनरेट करना, फ्री एजुकेशन देना, कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना। तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते आए हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे 2024 के सवालों पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब सबसे पहले जो एक्टिविटी या स्कीम है उसको पहले लिखें और सबसे लास्ट में है उसको लास्ट में लिखें। तो आपने इसको एक तरीके से अरेंज करना है। तो ये अरेंज कैसे होगा? ये अरेंज होगा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और चौथे नंबर पे वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो ये जो स्कीम्स हैं ये आप स्कीम्स देख सकते हो। पीएम रोजगार योजना 1993 में लॉन्च की गई रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। फिर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में लॉन्च किया गया और वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना 2001 में। तो आपको इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पता होना चाहिए, आगे आने वाले पेपर्स में भी काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको आर्टिकल और पर्टिकुलर उससे रिलेटेड प्रावधान को मैच करना था, मतलब कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये बताना था। तो आर्टिकल 153, 154, 155, 156 बहुत मुश्किल सवाल है ये, तो स्टैंडर्ड सवाल है, लेकिन 153, 154, 155, 156 में से ये 155 वाला जो स्टेटमेंट है ये आर्टिकल है वो सही नहीं है। 155 गवर्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। 153 कहता है कि गवर्नर का एक ऑफिस होगा, गवर्नर की एक पोस्ट होगी और 2 से ज्यादा स्टेट्स में एक गवर्नर हो सकते हैं। 154 कहता है कि गवर्नर के पास क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी। 155 कहता है कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी और 156 कहता है कि गवर्नर की टर्म टेन्योर कितना होगा, 5 साल का। इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है? ऐसा पूछा गया है कि इनमें से क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है? प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर of either houses of the parliament and parliament shall consist of the president and both the houses। इनफैक्ट दोनों चीजें लिखी हैं संविधान में। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन में लिखा है आर्टिकल 59 में कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट एमपी या एमएलए नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि स्टेटमेंट 2 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, पार्लियामेंट जो है उसमें प्रेसिडेंट भी होंगे, बोथ हाउसेस भी होंगे, है ना। ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है विल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस। ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 79 हमें पार्लियामेंट की डेफिनेशन देता है, परिभाषा देता है और उसमें दोनों हाउसेस को इंक्लूड करते हुए प्रेसिडेंट की बात करता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय, भारत में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कहां इनिशिएट किया जा सकता है? लोकसभा में? जी हां। राज्यसभा में? जी हां। क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा? नहीं। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? नहीं। दैट मींस 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बी। आर्टिकल 368 संविधान का हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए आप एक बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हो इन आइदर राज्यसभा और इन लोकसभा,
और फिर उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज चाहिए होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बिल स्टेट्स के रिलेशन से रिलेटेड है या नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है तो फिर आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ 50% ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए, आधे स्टेट्स का कंसेंट भी इसमें चाहिए। खैर आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ 1 या 2 यानी 2 जगह पे हो सकता है। तीसरा सवाल, नेक्स्ट सवाल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सवाल है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज to be conducted by election commission. Conduct of election of municipal corporation and municipalities is to be conducted and deciding on all doubts and disputes arising out of the above elections. तो आपको बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के इनमें से क्या फंक्शंस हैं? आंसर इज नन ऑफ द अबव। जो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, वो इंटरनल इलेक्शन होता है, वो पार्लियामेंट के हाउसेस के अंदर मतलब लोकसभा के अंदर किया जाता है और राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव होता है। इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भूमिका नहीं होती है। स्टेटमेंट 2 भी गलत है क्योंकि म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का जो इलेक्शन होता है वो हर एक स्टेट का अपना अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और स्टेटमेंट 3 भी गलत है क्योंकि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात आती है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात आती है, वो एक इलेक्शन पिटीशन के द्वारा होती है जो आप फाइल कर सकते हो इलेक्शन के रिजल्ट के 45 डेज के अंदर अंदर, और वो फाइल करनी होती है आपने हाई कोर्ट के पास डिपेंडिंग अपॉन दी इलेक्शन। तो अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेकर आपको डिस्प्यूट है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप एमपी एमएलए के इलेक्शन को लेकर अगर आपको डिस्प्यूट है तो आप हाई कोर्ट के पास लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी जो कमिटीज थी लोकल एरियाज या लोकल बॉडीज के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो कमिटीज थी उनमें से आपने इनकरेक्टली मैच्ड बताना है। कौन सी इनकरेक्टली मैच्ड है? जवाब है सी, सांतनम कमेटी अबाउट पंचायती राज फाइनेंसेस। तो बेसिकली प्लानिंग की बात आती है या लोकल बॉडीज की बात आती है तो दांतवाला कमेटी, जीवी के राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, दे आर ऑल रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन ए करेक्टली मैच्ड है क्योंकि जीवी के राव कमेटी जो 1985 में बनी थी, प्लानिंग कमीशन ने बनाई थी, उसने कहा था कि ब्लॉक लेवल के ऊपर आपको रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहिए, ब्लॉक लेवल के ऊपर आपको प्लानिंग करनी चाहिए। ऑप्शन बी कहता है कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी एम दांतवाला कमेटी, और ये सही जवाब है। हमने इससे पहले इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ा था जब हम क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रहे थे स्कीम्स को। सांतनम कमेटी तो भाई करप्शन के रिलेटेड है, उसकी रिकमेंडेशन से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना, सीवीसी बना, लेकिन उसका लोकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तीसरा इनकरेक्टली मैच है। और अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि हमें पंचायती राज को रिव्यू करना चाहिए, टू लेवल पे पंचायत बननी चाहिए, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। तीसरा सवाल या नेक्स्ट सवाल है आपका कि आपने इन स्कीम्स को उनके लॉन्च मंथ और ईयर के साथ मैच कर, तो पीएम आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और उज्ज्वला योजना सही तरीके से मैच करना है तो आप ये देखें कि ए को आप मैच करेंगे 4 के साथ, यानी आवास योजना वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2016। आवास योजना का ग्रामीण कंपोनेंट नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया। जल जीवन मिशन को 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया और पीएम उज्ज्वला योजना को मई 2016 के अंदर लॉन्च किया। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि दीज आर टू बी मैच्ड, और ये आप देखोगे रिपीटेड थीम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर थीम है। आप देखते जाओ कि कितनी स्कीमों का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो पूछता है। स्वच्छ भारत मिशन, कौशल विकास योजना, गरीब कल्याण योजना और महिला शक्ति केंद्र, ये वाली जो स्कीमें हैं इनको आपने अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। खुशकिस्मती की बात यह है कि ऑलरेडी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये अरेंज्ड है। तो आप देखो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ 2 अक्टूबर 2014 को, कौशल विकास योजना स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो स्कीम है वो जुलाई 2015 में लॉन्च हुई। गरीब कल्याण योजना 2016 में आपको डीमोनेटाइजेशन के दौरान लॉन्च की गई थी, जिसमें आप अपने ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करते थे तो पेनल्टी और टैक्स देने के बाद सरकार वो पैसा गरीब लोगों में बांट सकती थी। और पीएम महिला शक्ति केंद्र स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, 2017 में लॉन्च की गई थी। इसमें महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है। अब एक और सवाल आपकी स्कीम से जुड़ा हुआ है लेकिन बहुत ही फैक्चुअल सवाल। अलग अलग स्कीम में आपसे बेनिफिशियरी के बारे में या बेनिफिशियरी प्रीमियम के बारे में पूछा गया कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को लॉन्च जो प्रोग्राम है उसको आपने मैच करना है कौन सी स्कीम के साथ, सॉरी कितना प्रीमियम उसमें देना पड़ता है। तो आप देखोगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का जो प्रीमियम का अमाउंट है 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति महीने तक होता है।
फिर जो आपका सॉरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आपका जो प्रीमियम है दैट इज अराउंड रफली 436 रुपीज पर ईयर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर जो आपको प्रीमियम देना होता है वो होता है 20 रुपए पर ईयर। और अटल पेंशन योजना में बेनिफिशियरीज चॉइस, अटल पेंशन योजना में इट इज बेनिफिशियरीज चॉइस। ठीक है, तो ये अपने मैच करना था। What measures are essential to achieve goal number 4 of SDG? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 4 क्या है। अगर आपको गोल नंबर 4 पता होगा तो आप बता पाओगे। गोल नंबर 4 इज बेसिकली अबाउट एजुकेशन। तो मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी, इंप्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आर द 2 पॉइंट्स। तो गोल 4 कहता है दैट मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल्स टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी। ठीक है, तो ये बताता है, और ये बताता है कि बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेटर हो, क्लासरूम्स बेटर हो, सो ऑन। तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स डायरेक्टली रिलेट करते हैं जीरो हंगर से, नो पॉवर्टी से। और टेक्नोलॉजी इसमें आ सकती है लेकिन वो गोल नंबर 9 में आती है, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रा। ठीक है, तो गोल नंबर 4 एजुकेशन से जुड़ा है। हमारे संविधान में 19 नंबर आर्टिकल में, आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सी फ्रीडम्स गारंटी नहीं की गई है? विच ऑफ दीज फ्रीडम्स हैव नॉट बीन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिल्कुल की गई है। फ्रीडम टू ओन, अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, नहीं। ये हुआ करती थी आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर, लेकिन अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए क्योंकि इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के संशोधन से हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और इसको डाल दिया गया है साधारण अधिकारों के अंदर, आर्टिकल 300A के अंदर। दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन, रीजन। पहला, भारत के संविधान के हिसाब से सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज द गवर्नर फॉर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। दूसरा, आर्टिकल 153 स्टेट्स दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अब पहली स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि हमने भारत के संविधान में प्रोविजन देखा हुआ है कि एक व्यक्ति, एक बंदा 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर हो सकता है। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही। ठीक है, ये प्रोविजन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से ऐड किया गया था। अगला सवाल, आपने बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी आर्टिकल 14, क्या ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन सबको मिलता है? तो आपने सिंपल कोड याद रखना है कि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 फंडामेंटल राइट जो हैं ये सिटीजन्स ओनली फंडामेंटल राइट हैं। ये क्या है दोस्तों? सिटीजन्स ओनली फंडामेंटल राइट। तो सिटीजन्स को ही ये बस ये फंडामेंटल राइट मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। ठीक है, तो ये छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स होंगे वो नॉन सिटीजन्स को भी मिलेंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ विच इज टू बी गारंटी टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ये सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। अब इसका मतलब है कि ये 16 है और ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, हमने गलत ढूंढनी है। क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इज पावर ऑफ द पार्लियामेंट। नया स्टेट बनाना है तो पावर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बना सकता है। हाँ बिल्कुल सही है। ऑल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, स्टेट का नाम चेंज करना है, पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नो। ये आर्टिकल 3 के अंदर आपके पास पावर होती है पार्लियामेंट की, आप स्टेट का नाम चेंज कर सकते हो। जैसे रिसेंटली केरला का नाम केरलम में कन्वर्ट करने के लिए सेंटर की तरफ से अब अप्रूवल आया है, तो स्टेट्स के पास अब परमिशन है कि दे माइट बी एबल टू डू इट, बट अभी तक कानून पास हुआ नहीं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आपने बताना है कि ये जो प्रोविजंस है, प्रावधान है, कौन से आर्टिकल्स के अंदर है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर है, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंदर है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंदर है, और सीएजी कौन से आर्टिकल के अंदर है। बिल्कुल स्टैंडर्ड है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, 266, फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 और सीएजी 148। बिल्कुल स्टैंडर्ड जो आप आर्टिकल पढ़ते हो, बिल्कुल सीधा साधा। Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution of India? भारत के संविधान में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा है भाई? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसके अंदर नहीं आता क्योंकि वो आर्टिकल 17 में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर इसके अंदर आता है क्योंकि वो आर्टिकल 23 में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस इसके अंदर आता है क्योंकि वो आर्टिकल 24 में आता है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इसमें नहीं आता है क्योंकि वो 29 या 30 में आता है। इसका मतलब है कि 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन स्कीम्स को लॉन्च के ईयर के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें। वंस अगेन आप देख रहे हैं कि ये ऑब्सेशन है यूपीपीसीएस के साथ कि वो स्कीम्स के ईयर को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए बोलता है। तो जो आपका आईआरडीपी पहले भी पढ़ा था 1978 में लॉन्च हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना मैंने जवाहर रोजगार योजना के टाइम पे बताया था कि वो 2000 में लॉन्च हुआ था 1999 में। मनरेगा जो है 2005 में और जनधन योजना 2014 में। अब ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अब प्लीज जितनी भी बड़ी स्कीम्स आप पढ़ते हो उसके लिए डेट यानी कि ईयर जरूर याद रखें। फिर असर्शन रीजन में सवाल है, आर्टिकल 352 कहता है कि इमरजेंसी के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही है। इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम। अब ये बहुत ही वेग सा शब्द है, इमरजेंसी कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपको टाइम at any time means what are the conditions for emergency? Is there any condition for emergency? Yes, condition under article 352 is that either there is war or there is external aggression or there is armed rebellion within the country, तभी emergency होगी, at any time नहीं होगी, at any time नहीं होगी। ठीक है। फिर इन ई गवर्नेंस के बारे में आपसे सवाल पूछा गया, ई गवर्नेंस रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, पारदर्शिता को कम करता है। नहीं भाई, पारदर्शिता तो बढ़ाता है। ई गवर्नेंस रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, यस, क्योंकि पेपर फाइलिंग वर्क ये सब नहीं होता है। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजन इनपुट टू गवर्नेंस, यस, अगर आप इनपुट लेते हो तो। ई गवर्नेंस इंक्रीजेस रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म होता है कि आपको अलग अलग फॉर्म भरवाए जाएं, अलग अलग परमिट लेने भेजा जाए, ब्यूरोक्रेटिक हैसल में आपको घुमा दिया जाए। ठीक है, रेड टेपिज्म। ई गवर्नेंस क्या इस रेड टेपिज्म को इंक्रीज करता है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है कि पहली और चौथी स्टेटमेंट है गलत, दूसरी तीसरी सही। इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। 2024 का अगला सवाल, यूपीएससी अपने जो फंक्शंस हैं, उसके जो कामकाज है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो कहां कहां से उसके ये फंक्शंस उसे मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉज से, एग्जीक्यूटिव रूल्स ऑर्डर से या कन्वेंशन से? कोई भी बॉडी संस्था अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो संवैधानिक तौर पे तो उसको पावर्स होती ही हैं। पार्लियामेंट कानून बना के चाहे तो उसे और पावर्स भी दे सकता है, तो पार्लियामेंट्री सोर्स भी होता है। प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट उस यूपीएससी को और फंक्शंस भी दे सकता है। और कन्वेंशंस, अनरिटन प्रैक्टिसेस, ठीक है। व्हाट इज कन्वेंशन? कन्वेंशन मींस कि अगर यूपीएससी ने लोगों का नाम रिकमेंड किया है तो बाय कन्वेंशन, प्रथा के ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो, भले ही वो बाइंडिंग नहीं होती। रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग, बट आप उसको रिकमेंडेशंस को मानते हो, ये एक प्रथा है। तो इन सभी चीजों के जरिए यूपीएससी की पावर्स आप डिराइव करते हो। तो इसका मतलब 1 2 3 4 सही। मैं आर्टिकल को मैच करना है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है इनमें से? ओके, आपसे बोलते करेक्टली मैच्ड बताना है, ठीक है। तो 3 इनकरेक्ट होंगे, मैं तो ढूंढने लग गया था इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये किसका आर्टिकल है बताओ भाई? ये है एडवोकेट जनरल का आर्टिकल, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसका आर्टिकल नहीं है, ये है सीएजी का आर्टिकल। फाइनेंस कमीशन 263, इसका आर्टिकल नहीं है, फाइनेंस कमीशन तो 280 है, ये इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 340, बिल्कुल सही। तो सही जवाब है डी। नेक्स्ट, आपको इन कोर्ट के केसेस को या सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है अरेंज। मैंने आपको बार बार बोला कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका बहुत ही बेहतरीन, इसको पसंद आता है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ एंड केशवनंदा भारती। तो शंकरी प्रसाद तो 1951 का जजमेंट है, गोलकनाथ 1967 का जजमेंट है, केशवनंदा भारती 1973 का जजमेंट है और सज्जन सिंह 64 का जजमेंट है। तो 1 2 3 4 बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है, 51 65 67 73। शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा रहा है तो क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में वंस अगेन सवाल पूछा गया कि 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स है उनको जो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? तो कोर्ट ने कहा हाँ किया जा सकता है। लेकिन यहां पे पहली बार उन्होंने डाउट रेज किया कि कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए संविधान में जिसको चेंज ना किया जा सके। देयर मस्ट बी समथिंग, सम बेसिक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट विच मस्ट नॉट बी चेंज। पर यहां पे फाइनल जजमेंट के अंदर वो नहीं आता।
गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फंडामेंटल राइट्स तो सैक्रोसैंक्ट होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस पोजीशन पे आ जाता है जहां वो कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये हम बताएंगे, हम मतलब कोर्ट बताएगा कि क्या होगा। तो सेक्युलरिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर है। आप कभी भी संविधान बदलते वक्त इनको नहीं बदल सकते, ठीक है। अमेंडमेंट को उसके इंप्लीमेंटेशन ईयर के साथ मैच करना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 42nd अमेंडमेंट 1976, 52nd अमेंडमेंट रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन 1985, 86th अमेंडमेंट रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एंड आर्टिकल 21A इज 2002 एंड 96th अमेंडमेंट इज 2011. So 96th amendment is related to changing the name of the language Oriya to Odia in the 8th schedule of the constitution. ठीक है। इसके अलावा आपसे एक आइडिया पॉलिटिकल थ्योरी टाइप का सवाल भी है, यानी कि भारत के फेडरलिज्म को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए, आपने मैच द फॉलोइंग करना। इसमें सिंपल आपको परिभाषा समझानी है मैंने। ग्रानविल ऑस्टिन जो कि अमेरिकन एक स्कॉलर थे, उन्होंने भारत के संविधान के बारे में किताबें लिखी है, भारत के संविधान को डिटेल में पढ़ा है। वो कहते हैं हमारा फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव यानी कि यूनियन और स्टेट्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा, साथ में काम करना पड़ेगा जो भी देश के सोशल इकोनॉमिक गोल्स है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा फेडरलिज्म एक रिजिड सेपरेशन नहीं देता है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि हमारा फेडरलिज्म बारगेनिंग फेडरलिज्म है, जहां पे हमें सेंटर और स्टेट को आपस में नेगोशिएट करते रहना पड़ता है कि मेरे पास कितनी पावर है, अरे भाई तुम्हारे पास कितनी पावर है, मेरी पावर क्यों छीन रहे हो, मेरे को कुछ पावर्स वापस दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद केसी वेरे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, वो हमें कहते हैं हम क्वाजी फेडरलिज्म। क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब है हम ऑलमोस्ट फेडरल है लेकिन असल में फेडरल नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में फेडरल है लेकिन अगर उसकी आत्मा को देखा जाए, खंगाला जाए तो वो यूनिटरी है, सेंटर को ज्यादा पावर देता है। सेम चीज इवॉर जेनिंग्स कहते हैं लेकिन अलग तरीके से। वो कहते हैं कि हमारा फेडरलिज्म है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाला फेडरलिज्म। तो ये सवाल 2024 में पूछा गया। इनमें से कौन सा लेवल ऑफ पंचायत बलवंत राय मेहता कमेटी ने नहीं रिकमेंड किया था? 1957 में बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिपोर्ट आई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड। उन्होंने कौन से लेवल की पंचायत के बारे में नहीं बोला था? द आंसर इज डी, न्याय पंचायत। क्योंकि ये लेवल नहीं है, ये बेसिकली पंचायत को जुडिशियल फंक्शंस देने की बात है। न्याय पंचायत के बारे में अशोक मेहता कमेटी ने कहा था, इन्होंने नहीं। एक और सवाल, लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट के हिसाब से लोकपाल अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्शन कमेटी। अब उस सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर तो चेयरमैन रहेंगे लेकिन और कौन से मेंबर होंगे, यह सवाल पूछा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड स्टेटमेंट हटानी है क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन इसके मेंबर नहीं रहेंगे। तो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट के अकॉर्डिंग जब लोकपाल की अपॉइंटमेंट होती है तो उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होते हैं? नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 लोकसभा स्पीकर, नंबर 3 लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नंबर 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड these are the members that are to be there। ठीक है, ठीक है। तो ये मेंबर्स होने चाहिए। राज्यसभा के मेंबर इसके मेंबर्स नहीं होते, इस कमेटी के मेंबर नहीं होते। ठीक है। एक और सवाल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी, यस, लेकिन जनवरी में नहीं बनी थी। सवाल क्या पूछ रहा है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म इन जैन 1934, नहीं, ये अक्टूबर में बनी थी। अब ये थोड़ा सा बचकाना सा सवाल है बट क्या करें, जो फैक्चुअल है तो है। नेहरू जी ने इस पार्टी को ज्वाइन किया था क्योंकि उनको सोशलिज्म से सिंपैथी थी। उनको सोशलिज्म से सिंपैथी थी, ये तो सही है, लेकिन नेहरू जी ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉर टू। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसके बारे में सवाल है। भारत के संविधान में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हर स्टेट के लिए होगा, गलत। एक सिंगल स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होगा पूरे भारत के लिए, विल नॉट बी देयर फॉर एवरी स्टेट। A new article 350B was added for this by the 9th Constitutional Amendment Act। 9th Constitutional Amendment Act से क्या आर्टिकल 350B ऐड किया? नहीं बॉस, 7th Constitutional Amendment Act से 350B ऐड किया गया था। ऑफिसर, ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स है? आपके लिए खुशी की बात यह है कि ये सभी कंकरेंट लिस्ट के टॉपिक्स हैं, यानी ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्ट्रेशन, गुड्स एंड सक्सेशन, प्रॉपर्टी का सक्सेशन, ये कौन प्रॉपर्टी को सक्सीड करेगा, किसके हाथ में प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी सक्सेशन से रिलेटेड कानून, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में होने का सिग्निफिकेंस ये है कि स्टेट भी इस पे कानून बना सकता है
और सेंटर यानी कि पार्लियामेंट भी इस पे कानून बना सकता है। लेकिन अगर कानून बनेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाए स्टेट के बनाए गए कानून में, सेंटर के बनाए गए कानून में। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स देम देन हाउ इट विल बी रिजॉल्व, जो सेंटर ने कानून बनाया होगा उसको आप फॉलो करोगे। फातिमा बीवी डाइड रिसेंटली, मतलब उस वक्त जब पेपर आया था तब रिसेंट होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फातिमा बीवी फर्स्ट वुमन जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जी हां। क्या वो गवर्नर ऑफ केरल थी 97 से लेकर 2001? नहीं, वो तमिलनाडु की गवर्नर थी। क्या वो फर्स्ट मुस्लिम वुमन थी जो हायर जुडिशरी में पहुंची? जी हां। तो 1 और 3 सही है, सेकंड गलत है क्योंकि वो तमिलनाडु की गवर्नर थी। लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताएं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, ये सबको पता होना चाहिए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपके 2024 यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के सवाल थे।